क्या केरल विरोधियों के खिलाफ सियासी मर्डर की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुका है? और क्या केरल में सियासी मर्डर की ठेकेदार कम्युनिस्ट सरकार है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि केरल में खुद केंद्र सरकार ने सियासत से जुड़े सीरियल मर्डर के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज तिरुवनंतपुरम में बेरहमी से मारे गए आरएसएस के कार्यकर्ता राजेश के घर गए। उसके बाद यह आरोप लगाया कि केरल में बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं पर पूरी साजिश के साथ हमला किया जा रहा है। खुद आरएसएस का दावा है कि केरल में जब से सियासी मर्डर का दौर शुरू हुआ है तब से संघ से जुड़े 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। वहीं सीपीएम के मुताबिक 1991 से अब तक उसके भी करीब 50 कार्यकर्ताओं की हत्या के पीछे आरएसएस है। सवाल यह है, आखिर जिस केरल में सैकड़ों लोग सिर्फ सियासी रंजिश में मार डाले गए, उन पर देश में इतना सन्नाटा क्यों है? क्यों केरल में हो रही हत्याओं पर असहिष्णुता की बहस नहीं छिड़ती? क्यों कांग्रेस और दूसरी विरोधी पार्टियां केरल में हो रही हत्याओं पर चुप्पी साध लेती है? क्या ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि मारे जा रहे कार्यकर्ता उनकी पार्टी के नहीं है? आज हम ताल ठोक के पूछेंगे, केरल में सियासी कत्लेआम का जिम्मेदार कौन है और क्या कार्यकर्ताओं की सीरियल किलिंग को सियासत के लिए जानबूझकर मंजूरी दी गई है? सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। This kind of a violence will neither suppress the ideology in the state of Kerala, nor is it going to scare our workers and farmers. If at all, it is going to increase their determination to work harder and harder against those who are perpetuating this oppression on our farmers. सीपीएम के लोगों ने सीपीआई के लोगों को मारा, इन्होंने कांग्रेस के लोगों को मारा, लेकिन मुझे जो बात समझ नहीं आती वो ये समझ नहीं आती कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग मारे जाते और हम कम से कम आवाज तो उठाते, बाकी लोग राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण चुप कैसे रहते, अपनों को मरता हुआ देखते कैसे हैं? जब उत्तर प्रदेश में बात आती है तो कहते हैं तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और जब केरला की बात आती है तो फिर केंद्र सरकार को इंटरफियर करना चाहिए। तो जिस तरह से हादसे हो रहे हैं वो शुरुआत सबसे पहले तो शुरुआत किसने की? हम इसको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं मानता, हम मानता है ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। इसलिए राजनीतिक नेताओं लोग बैठ के इसको सहमति से इसको सुलझाना चाहिए और अपना कार्यकर्ता को समझाना चाहिए। वहाँ के सरकार अपने स्वार्थ के लिए, अपने संगठन के लोगों को बचाने के लिए सरकार के तंत्र को दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, इस प्रकार की चीजों को बाहर लाए। ये झगड़ा पुराना है, पहले से चला आ रहा है, लेकिन इधर जब से बीजेपी सेंटर में आई है तो ये और भी तेज हो गया है। संघ के लोगों से और वामपंथियों से भी हमारा निवेदन है कि राजनीति में विचार की भिन्नता का तो रास्ता है, हिंसा का नहीं। दोनों को बैठ करके वार्ता करनी चाहिए। सवाल बहुत सीधे हैं और इन्हीं सवालों को तलाशने की कोशिश करेंगे एक घंटे में। क्या केरल में सत्ता का मतलब लिंचिंग का लाइसेंस है? केरल में सियासी सीरियल किलिंग पर देश में सियासी सन्नाटा क्यों है? क्या केरल में सियासी मर्डर की ठेकेदार कम्युनिस्ट सरकार? राहुल गांधी पर पत्थर अगर पड़ जाता है तो देश भर में हंगामा करने वाली कांग्रेस क्यों केरल में 300 से ज्यादा हत्याओं पर खामोश है? और पांचवा सवाल, केरल में सियासी मर्डर की राजनीति आखिर चलेगी कब तक? खास मेहमानों से जल्दी से आपका तारुफ करवा देती हूँ। शाहनवाज हुसैन साहब प्रवक्ता है बीजेपी के, वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, सबसे यंगेस्ट कैबिनेट मंत्री के नाम। राकेश सिन्हा आरएसएस के जानकार हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आलोक शर्मा साहब कांग्रेस के प्रवक्ता है, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस से जुड़े रहे हैं।
सुनीत चोपड़ा साहब सीपीआई नेता है, सीपीआई की सेंट्रल कमेटी में मेंबर है। अद्वैता काला लेखक हैं, कई किताबों के साथ फिल्मों में भी कहानी लिख चुकी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत के 1.5 मिनट आप सबको दिए जाएंगे। सुनीत चोपड़ा साहब, आपके साथ आ रही हूं मैं। सबसे पहले 1.5 मिनट में जरा ये बताइए, ये लिंचिंग नहीं है। अगर यहां पर फर्ज कीजिए बीजेपी की सरकार होती और इस तरीके से 17 महीनों में 17 हत्याएं हो जाती तो अवार्ड वापसी शुरू नहीं हो जाती, अलग अलग जगह जुलूस नहीं निकलने लगते, सरकार पे सवाल खड़े नहीं होते। अभी इतनी खामोशी क्यों? कोई खामोशी नहीं है। मैं तो हैरान हूं कि देश के कैबिनेट मंत्री, जो कि हमारे देश की सरकार के मंत्री हैं, वो सीपीआईएम के एक भी घर में नहीं गए जहां पर लोग मारे गए हैं आरएसएस के द्वारा। वो आरएसएस के मंत्री के रूप में आए हैं। मेरा ये कहना है कि वो हमारे देश की जो परंपरा है एक सरकार की, उसको तोड़ रहे हैं और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद कर रहे हैं। जहां पर आंकड़ों का सवाल है, झारखंड में बहुत ज्यादा हत्याएं हुई हैं, वहां किसकी सरकार है, उसके बारे में इनका क्या कहना है? तो मेरा ये कहना है कि ये जो हो रहा है ये सब हमारे देश के संविधान के खिलाफ हो रहा है। और हमारे मंत्री, जिनको बॉर्डर पे देखना चाहिए क्या हो रहा है, वो बॉर्डर पे जाने के बजाय वो केरल में जा रहे हैं, बॉर्डर से दूर। तो आप समझ लीजिए कि ये लोग सीरियस नहीं हैं। ये सिर्फ आम के पेड़ से फल तोड़ना चाहते हैं, भले आम की जड़ें सूख जाएं और पेड़ खराब हो जाए। ये पेड़ को खराब कर रहे हैं आम के फल छीनने के लिए। सुनीत साहब, पॉलिटिक्स क्या किसी शख्स को इतना संवेदनहीन बना देगी? सरकार वहां पर सीपीएम की, इसका मतलब ये कि वो वहां जज हो जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि अगर आपकी तरफ से कोई हत्या होती है तो उसका सिर्फ आरोप है, लेकिन आप ये कह रहे हैं सर, आप ये कह रहे हैं कि वो हत्याएं करते हैं। आपने तो यहाँ पर कंक्लूजन पर पहुंचकर ऑर्डर भी दे दिया। आपने तो इनको आपने बाकायदा यहाँ पर फैसला सुना दिया कि अगर आपके कार्यकर्ता मारे गए तो आरएसएस की तरफ से हत्या हुई है, लेकिन अगर आरएसएस के कार्यकर्ता की हत्या होती है सर, तो आप कहते हैं बहस सिर्फ आरोप है, महज आरोप है। हत्या ये संवेदनहीनता है सुनीत साहब, संवेदनहीनता मैं ऐसे कहूंगी। ठीक है सर, मैं आगे जाती हूं। संवेदनहीनता नहीं है, मैं आगे जा रही हूं सर। एक तरफा मामला सर अलग करना होगा। चाहे वो बॉर्डर पर किसी सैनिक की जान जाए या फिर केरल में आरएसएस या सीपीएम के किसी कार्यकर्ता की मौत होती है। जान जाना किसी का ज्यादा या कम नहीं होता है सर, किसी का ज्यादा या कम नहीं होता है सर। इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। बहरहाल आलोक जी, मैं आपके पास आ रही। सुनीत जी, मैं आऊंगी आपके पास, हमारे पास बहस करने के लिए। मैं आऊंगी सर आपके पास। ये आरएसएस का मंत्री आलोक जी, ये भाजपा का मंत्री सुनीत साहब, ये जोश, ये गुस्सा अगर इस लिंचिंग के खिलाफ आप दिखाते तो अभी ये आंकड़ा बहुत दूर तक नहीं जाता, वहीं पर रुक जाता। अब रुकिए, आप सब्र कीजिए एक सेकेंड। आलोक जी, राहुल गांधी के काफिले पर पत्थर पड़ता है, देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। आप जानते हैं कहीं एक जगह लिंचिंग होती है तो आप सब ये कहने लगते हैं कि असहिष्णुता है, इंटॉलरेंस है। ये सारी चीजें क्यों नहीं उठकर आती है जब कोई आरएसएस का कार्यकर्ता मारा जाता है, वो भी बेरहमी से? इतनी बदहुरमती की जाती है लाश के साथ। देखिए, मैं समझता हूं कि मौत है, किसी की भी जान है वो जान है, चाहे किसी के साथ भी हो, चाहे वो आरएसएस के कार्यकर्ता के साथ हो, चाहे कम्युनिस्ट के साथ हो, चाहे उत्तर प्रदेश में पिछले 4 महीने में 100 के करीब जो हत्याएं हुई हैं वो हों, और चाहे झारखंड में 50 से ज़्यादा पिछले 4 महीने में हत्याएं हुई हों वो हों। मैं समझता हूं कि हत्याएं हैं, और कांग्रेस पार्टी, खासतौर पर यूथ कांग्रेस,
कन्नूर हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, हम लोग भी इन चीज़ों को भुगत चुके हैं, भोगी रहे हैं और हमेशा से हमने ही आवाज़ उठाई है। रमेश चेन्नीथैला जी ने भी इस तरह की आवाज़ पहले भी उठाई थी, आज भी उठाई है। रणदीप सुरजेवाला जी ने भी पूरी तरह से इसके खिलाफ अपना बयान दिया है। लेकिन देखिए, असहिष्णुता की जहाँ तक बात है तो 3.5 वर्षों में अगर देखेंगे हम, पूरी तरह से हरियाणा में अगर जाट आंदोलन को गोली के बल पर कुचला गया तो वो भी असहिष्णुता थी। आज देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी और आसपास के जिलों में 5 ब्राह्मणों की हत्या हुई पिछले 2 महीने के अंदर, वो भी असहिष्णुता है। तमाम उदाहरण सामने आ रहे हैं, चाहे वो अखलाक का मैटर हो, किसी का भी मैटर हो, मॉब लिंचिंग। लेकिन आप कहें कि साहब राहुल गांधी के ऊपर पत्थर फेंका गया, उनके काफिले के ऊपर पत्थर फेंका गया, और उसकी तुलना आप आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल लड़ाई 2 गुटों की हो उससे करें, ये बिल्कुल भी किसी भी तरह से गवारा नहीं है। वो एक लॉ एंड ऑर्डर का पूरी तरह से एक व्यक्ति की सुरक्षा का मामला था जो एसपीजी प्रोटेक्टी था। खैर, मैं आज उस विषय पर नहीं जाना चाहूंगा। हत्या है, किसी की भी हो। सर, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? जैसे ही आप लेकिन लगाते हैं तो सोच विचार में ही डबल स्टैंडर्ड आ जाता है। आप ये कह रहे हैं कि बयान दिया, मेरा तो सवाल यही था कि इसमें बयान नहीं, इसमें तो आप सबको सड़कों पर निकल जाना चाहिए था। आप देख रहे हैं 65 सालों में 300 हत्या किसे कहते हैं? 18 महीने में अगर 2 पॉलिटिकल पार्टियां लड़ी हैं, 17 महीने में 17 हत्याएं हुई हैं रूबिका, तो इसमें सबको निकल पड़ना चाहिए। ये कब निकलना है और कब नहीं निकलना है, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी निकली है क्या 5 महीने में? आपने बीजेपी से कभी पूछा कि आपके 4 महीने के शासनकाल में 100 से ज्यादा हत्याएं हो गई? सवाल करना है, हमारा काम सवाल कम्युनिस्ट और आरएसएस की लड़ाई पुरानी है, दशकों पुरानी है। इसको आप मॉब लिंचिंग से, राहुल गांधी से इधर उधर मत जोड़िए। सवाल जवाब का सिलसिला उससे नहीं रुक जाएगा कि कौन किस पार्टी से ताल्लुक रखता है। बहरहाल, मैं अब आरएसएस विचारक के पास जाना चाहूंगी, राकेश सिन्हा साहब। मेरे पास जो आंकड़े हैं वो आंकड़े ये बताते हैं कि सन 2000 से लेकर 2016 तक इस दौरान बीजेपी और संघ से जुड़े 31 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, ठीक है। लेकिन सन 2000 से लेकर सन 2016 के दौरान सीपीएम से जुड़े 30 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। अगर ये एक तरफा होता तो ये आंकड़ा यहां तक नहीं पहुंचता, यानी ये 2 तरफा है। देखिए, इस आंकड़े में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जो कहानी रची है मैं बता रहा हूं। एक व्यक्ति की हत्या मंदिर के भीतर एलिफेंट, जो वहां हाथी का उपयोग होता है पूजा पद्धति में, हाथी के आक्रमण से हुआ और सीपीएम ने कह दिया आरएसएस ने हत्या कर दी। वो अभी इल्जाम है, ये प्रूफ है, ये एविडेंस है। DYFI, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके कार्यकर्ताओं को जिसमें एक्यूज बनाया गया, जेल गए सीपीएम के कार्यकर्ताओं को मारने के लिए, DYFI सीपीएम का विंग है, उसके लिए भी आरएसएस की लिस्ट में डाल दिया गया है। तो ये मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। देखिए, हत्या का 2 पैटर्न है। पहला पैटर्न वह था जो 80 के दशक तक था, वह था जो सीपीएम छोड़कर जो लोग आ रहे थे उनका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हत्या कर रही थी। 80 के बाद से अभी जो पैटर्न हुआ है, संघ का कार्य क्षेत्र दलितों के बीच बड़े पैमाने पर फैल रहा है, तो उन दलितों पर हत्या की जा रही है। 4 दलितों की हत्या की गई जो संघ के स्वयंसेवक हैं, जो संघ के कार्य कर रहे हैं। राजेश वो चौथा दलित स्वयंसेवक है जिसकी हत्या की गई है। राजेश पुलैया जाति के हैं। राजेश जिस क्षेत्र में काम करते हैं उसमें 84 पुलैया जाति का परिवार है। उस क्षेत्र में संघ की शाखा लग रही थी जो कि ट्रेडिशनली सीपीएम का क्षेत्र था। राजेश की हत्या ने केरल के 9.2% दलितों को यह संदेश दिया है, यदि आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी स्वायत्तता के अनुसार राजनीति और विचारधारा को चुनेंगे तो आपको केरल में के अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। ये दलित की अस्मिता पर, दलित के पहचान पर, दलित के अस्तित्व पर आक्रमण है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का। और उन बुद्धिजीवी, ठीक है प्रोफेसर सिन्हा, बजर आप हो गया है, लेकिन यहाँ जो आपने एक बड़ा सवाल उठाया है उसका जवाब आलोक जी आपको भी और सुनीत साहब आपको भी देना होगा। क्या कोई दलित आरएसएस से जुड़ जाए, बीजेपी से जुड़ जाए तो वो दलित नहीं रहता है? फिर आपकी आत्मा को चोट नहीं पहुंचती है? अद्वैता, लेकिन मैं आपके पास आ रही हूं इससे पहले, गॉड्स ओन कंट्री में ये न्यू नॉर्मल हो गया मर्डर पॉलिटिक्स। मतलब ये जो विचारधारा की लड़ाई है वो रक्त रंजित होगी, खून से लड़ी जाएगी। देखिए, मैंने इसके बारे में काफ़ी लिखा है और मैं यहाँ दिल्ली में बैठ के इसके बारे में मैंने नहीं लिखा है। मैं गई हूँ वहाँ
मैं वहाँ रह के आई हूँ और मैं गई थी पहली बार जब इलेक्शन चल रहा था, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस टाइम था और मैंने अपने आप को पर्सनल रिस्क पे डाला है इसके लिए इसके बारे में लिखने के लिए, क्योंकि बिल्कुल चुप्पी सा दी गई थी। ये 1948 से चला आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, ये दो तरफा भी नहीं है। जो कहा जा रहा है कि ये दो तरफा है, ये दो तरफा भी नहीं है। मेरे पास नाम है, मेरे पास तथ्य हैं जो मैं कह सकती हूँ कि कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में अकेले कांग्रेस के 46 वर्कर्स मरे हैं। आज बुधवार के दिन इसी हफ्ते जो निकला, कन्नूर में कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट, कन्नूर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनको इतनी बुरी तरह से सीपीएम ने पीटा कि वो अस्पताल में हैं। उनके बारे में कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा है। सुनील कुमार जो थे, मार्च 2016 में एलपी के रहने वाले थे, उनको मारा गया सीपीएम के स्टूडेंट विंग में। ये कांग्रेस के थे, कांग्रेस के युवा नेता थे, उनकी छोटी बच्ची मर गई। कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा, बस ये दो तरफा कह के चुप रह रहे हैं, चुप्पी सादी रखते रहे। मैं जानती हूँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कन्नूर में, और वो देख रहे हैं कि यहाँ पे दिल्ली में कोजी क्लब जो चल रहा है और कन्नूर में उनके साथ क्या हो रहा है। पिछले साल जुलाई के महीने में 2 दलित बहनें गई थी सीपीएम के ऑफिस, उनको वहाँ उनके साथ बदसलूकी हुई थी। उसके बाद उनमें एक जो माँ थी, जिसका छोटा बच्चा था, कंप्लीट कर दीजिए एक बार। ये प्रॉब्लम हुई थी। हाँ। वो उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, वो बच गई, बाल बच गई। कांग्रेस वाले इसके बारे में कुछ नहीं कहा। आप प्लीज अपनी राजनीति अलग छोड़िए, अपना महागठबंधन तो दिल्ली में है, अलग छोड़िए और जिंदगी को बचाइए। इसलिए मैंने जो है आपको मौका दिया कि आप वो सेंटेंस कंप्लीट कर दे। शाहनवाज हुसैन साहब, सेंटर में सरकार ऐसा क्या स्टेप ले सकती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है केरल में, और खासकर कन्नूर जिसका जिक्र अद्वैता कर रही हैं, जो कि सबसे बड़ा सेंटर सियासी मर्डर का बन गया है। सर ठीक है, वहां पर आज आपके केंद्रीय मंत्री पहुंचते हैं, लेकिन एक्शन जो ठोस चाहिए वो कैसे लिया जाए, इस पर ब्रेक कैसे लगेगा सर? देखिए, केरल में एक ऐसी सरकार है जो सरकारी संरक्षण में ही अपने अवाम की हत्या करा रही है। दिक्कत यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को ये जवाब देना चाहिए कि संघ और बीजेपी का काम तो पूरे देश में है, बंगाल और केरल में ही ये घटनाएं क्यों होती है? बंगाल और केरल में, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का जब प्रभाव बंगाल में रहा तो बंगाल में ये घटना होती थी, अब केरल के अंदर हो रही। मैं केरल बराबर जाता रहा हूँ, वहाँ पर जिस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी को लगता है कि उसका आखिरी किला है, और जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन पर भी आरोप है एक कार्यकर्ता की जो हत्या हुई थी, वो मुकदमा चल रहा है। आज जब वो मुख्यमंत्री बने हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को लगता है कि उनको लाइसेंस मिल गया है आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या करने का। क्या राजनीति इस तरह जाएगी? कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा हिंसा में यकीन करने वाली विचारधारा है। माओवादी और मार्क्सवादियों के अंदर एक समझौता रहा है, ये खून खराबे में यकीन करने वाले लोग हैं। और जिस तरह की वहाँ पर साजिश कर रहे हैं, और सवाल उठाया जा रहा है कि अरुण जेटली जी वहाँ पर क्यों गए। अरुण जेटली जी बीजेपी के नेता भी हैं और देश के मंत्री भी हैं, देश के नाते भी उनकी जिम्मेदारी है और बीजेपी के नेता के नाते भी। क्या कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री गए? ये चोपड़ा साहब कह रहे थे कि कोई और, क्या वहाँ के मुख्यमंत्री एक भी संघ और बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या के बाद उसके दरवाजे पर गए? सुनीत साहब जवाब दीजिए आप। है क्योंकि चुनाव में करीब 23 लाख वोट मेरा ये कहना है कि ये सब मेरा एक अब बोलने दीजिए। इनको लग रहा है कि अगला चुनाव होगा तो बीजेपी इनसे कोई डर नहीं लगता, इसलिए गांधी को मारने वालों का मुकाबला डराने के लिए कर रहे हैं। समुंदर के 2 किनारों पर सिमटे हुए ये कम्युनिस्ट बंगाल से खत्म हो गए, अब समुंदर के एक किनारे पर रह गए हैं, वहां भी समाप्त हो जाएंगे अगर इस तरह हिंसा की राजनीति करेंगे। अरे विचारधारा से लड़िए, बहस कीजिए, राजनीति में विचारधारा की लड़ाई लड़िए और हत्या की राजनीति। सुनीत साहब जवाब दीजिए, करना चाहिए, जवाब दीजिए। झंडा खून से आप क्या वाकई क्या ये कैरेक्टर रह गया है कि आपकी आइडियोलॉजी से अगर कोई 2-4 नहीं होगा तो आप मर्डर कर लेंगे? आरोप बार-बार आप पर यही लग रहा है। शाहनवाज हुसैन साहब आप जवाब लेने दीजिए। शाहनवाज हुसैन साहब 1 सेकेंड आप जवाब लेने दीजिए। हाँ सुनीत साहब जवाब दीजिए आप।
हाँ, मैं सुनता रहूंगा आपको। अद्वैत के सब गलत आंकड़े मैंने सुने हैं। उसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं, विष्णु की बात क्यों नहीं हुई। विष्णु 38 घंटे आरएसएस ने उसको टॉर्चर किया। वो आरएसएस का कार्यकर्ता था। उससे झूठा आत्महत्या का चिट्ठी लिखवाई और सीपीएम के लीडर का नाम उसने लिखवाया। विष्णु बच गया, एस्केप किया। उसने पब्लिक में बताया है कि आपके मुख्यमंत्री किसी आरएसएस बीजेपी के वर्कर के पब्लिक में बताया है। बाद उसके दरवाजे पे गए क्या? नहीं गए। और ये आप समझ लीजिए, आवाम नहीं, ये समझ लीजिए, अब ये सब्जेक्ट बदलना चाह रहे हैं। पार्टी को वोट देता है वो आपका अपना। सर बस एक विष्णु आपको याद है, सुनीत साहब एक विष्णु, आप मुझे ये बताइए केरल में, सर सुनिए मेरी बात, केरल, सुनीत साहब मेरा सवाल सुनिए आप, सुनीत साहब मेरा सवाल सुनिए आप, मेरा सवाल सुनिए सुनीत साहब, और कुछ नहीं झूठ क्या, सुनीत साहब मेरा सवाल सुनिए। केरल में जो बीजेपी को पसंद करता है, जो आरएसएस का कार्य करता है, क्या पिनरई उनके सीएम नहीं है? क्या वो केरल की आवाम का हिस्सा नहीं है? सुनीत साहब, जो बीजेपी को पसंद करता है, जो आरएसएस का कार्य करता है, वो केरल का नहीं है? नहीं। जेटली देश की सीमाओं को छोड़ के असुरक्षित केरला में जा रहे हैं और एक आदमी को मिल रहे हैं। सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इस तरीके से सवाल को दरकिनार करना ठीक नहीं है। आप इतना गुरूर में मत डूबिए। आपकी सरकार, आपकी सत्ता, इसका मतलब ये नहीं कि आप सवालों का जवाब नहीं देंगे। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का राज है तो पूरे केरल को लाल रंग से लाल रंग कर देंगे। आप बंद कीजिए। जो गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है उस पर लाल रंग, लाल झंडे का मतलब क्या है? आप खून से भर देंगे, लोगों की हत्या करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से पुलिस के संरक्षण में हत्या करेंगे। ये केरल स्वीकार नहीं करेगा। ये आपकी आखिरी सरकार है। आज चुनाव हो जाएगा तो केरल में कम्युनिस्ट पार्टी लेने वाला नहीं है। ऐसा है सुनीत साहब, आप सवालों के जवाब से बच रहे हैं। आप सवालों के जवाब से बच रहे हैं। अद्वैता काला ने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर उठाया। आलोक जी, उनके सवालों का जवाब दीजिए। उन्होंने दो अभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नाम आपको बता दिया, आपने क्यों चुप्पी साध ली? क्यों चुप्पी साध दी आलोक जी? मैंने इसलिए साधी। सुनीत साहब, आपसे मेरा सवाल नहीं है, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आलोक जी, राजनीतिक लड़ाई के आधार मैंने विष्णु की बात की है। रूबिका जी चुप्पी नहीं साधी है। अगर कम्युनिस्टों से चाहे वेस्ट बंगाल रहा हो, चाहे केरल रहा हो, दोनों ही राज्यों में अगर किसी ने टक्कर ली है तो वहां पर मैक्सिमम टाइम यूथ कांग्रेस ने टक्कर ली है। और अगर मैक्सिमम लोग आज तक किसी के मारे गए हैं तो यूथ कांग्रेस के मारे गए हैं। आज जो हमारे शहनवाज भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनसे पूछिए 2007 में 7 यूथ कांग्रेस के लड़कों के हाथ और पैर काट दिए गए थे। तो कितने मंत्री वहां पर गए थे, कितने बीजेपी के लीडर्स वहां पर गए थे? अगर कम्युनिस्टों के साथ हिंसा के मामले में सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हुआ है तो वो कांग्रेस पार्टी का हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य आज ये है, नाम याद है, अभी अद्वैता काला ने 2 नाम बताए आपके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जिनकी वहां हत्या हुई है। 2 नाम मुझे बता दीजिए, कौन कौन से हैं वो? कौन है जो मारे गए हैं कांग्रेस? उन्होंने हत्या नहीं बताया है रूबिका जी, आपने ध्यान से नहीं सुना है। जिले के उपाध्यक्ष हैं, वो हॉस्पिटल में हैं, मुझे भी मालूम है। उनसे रमेश चन्नीथैला जी स्वयं भी मिलने गए हैं, उनसे मिलने भी गए हैं। और हर तरह से देखिए, मेरे पास उनका नाम अभी नहीं है। क्यों नहीं है? आपसे क्यों नहीं मैं कहूंगा कि मेरे पास नाम नहीं है। नाम क्यों नहीं है सर? आपके कार्यकर्ता हैं वो। वहां पर आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं, आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं वहां पर। और वहां पर जिस तरह का आरएसएस और कम्युनिस्टों के बीच में मैच फिक्सिंग का गेम चल रहा है, 2 लोग वो उनके मारते हैं, 2 लोग वो उनके मारते हैं, फिर बीजेपी वहां जाकर राजनीति करती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको केरल में अपने कार्यकर्ता के ऊपर हमला होता है, नाम याद नहीं रहता है। मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस के नाम नहीं पता। अरे भाई, कांग्रेस के मैं बताती हूँ आपको, मुझे याद है जॉर्ज लड़का था 2007 में, उसकी डेड बॉडी मैंने देखी थी। डाला गया।
सुनील कुमार, याद रख लीजिए। देखिए वहां पर इस तरह की अब आप कहें कि साहब वहां झगड़ा हुआ था गांव में, उसका नाम नहीं पता आपको, गलत बात है। मैं अपनी गलती भी स्वीकार करने को तैयार हूं कि मुझे नाम पता होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि आप राजनीतिक लड़ाई को जाति में मत पलटिए, राजनीतिक लड़ाई को धर्म के आधार पर मत पलटिए। आरएसएस और कम्युनिस्ट को हमेशा से झगड़ा रहा है, उस झगड़े को ये लोग वहां पर बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा बीजेपी के हसद जलन में हम उठा रहे हैं, वो लोग हिंसा की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग हिंसा की बात करते हैं। जवाब वहां पर किसी ने दिया है तो वो कांग्रेस नहीं दिया है, बीजेपी तो मात्र और मात्र राजनीति कर रही है। अब मैं पूछना चाहता हूं, रूबिका जी एक मिनट, आलोक जी सुनिए मेरी बात। आप जिस यूथ विंग के सीपीएम के तमाम तरीकों के आंदोलनों के खिलाफ खड़े होने के कसीदे पढ़े हैं, उसी यूथ विंग का वाइस प्रेसिडेंट है जिसका नाम आपको नहीं मालूम है। कन्नूर जिले में पिछले महीने बीजेपी का एक कार्यकर्ता मारा गया था, उसका नाम क्या है? राकेश जी इधर उधर की बात मत कीजिए, बात ये है कि आलोक जी लोगों से लड़ना नहीं चाहते। काला को बीजेपी आरएसएस को मारे जा रहे अद्वैता की आवाज चर्चा करने को तैयार नहीं है, ये अपने लोगों की आवाज उठाने को तैयार नहीं। इनको ये लगता है कि चलो बीजेपी के लोग मारे जा रहे हैं, काला की आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, बोलने दीजिए, ये अपने लोगों की मौत बोलने दीजिए। सर ऐसे डिबेट नहीं होती है। बहुत दुख लग रहा है, मुझे बहुत ही दुख लग रहा है। एक आदमी को नाम नहीं पता है इसलिए वो संवेदनहीन है, ये गलत है। बिल्कुल सही है सर। इस बात का है कि जो वहां पर हो रहा है मैं आना चाहती हूँ। तमाम दूसरे राज्यों में जहां पर मॉब लिंचिंग हुई है, आपने वो नाम रटे हुए हैं आलोक जी। आपके खुद के यूथ विंग के वाइस प्रेसिडेंट का नाम आपको याद ना रहे तो गलत बात है। इनसेंसिटिव मैं इसे कहूंगी और कुछ नहीं आलोक जी। वहां पर चोट लगी और नाम नहीं पता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रूबिका आप सुनिए, अद्वैता वहां गई है ना सर, अद्वैता काला वहां गई है, वो आपको नाम याद दिला रही है। अद्वैता लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर नहीं नाम नहीं पता है तो कुछ नहीं होगा। मैं ठीक है, हम नाम याद दिला देते हैं। रूबिका जी अरे मुझे बोलने दीजिए, आप पे कोई वार नहीं होगा आलोक जी, आप पे कोई वार नहीं होगा, आप पे कोई वार नहीं होगा आलोक जी। नहीं वार की बात नहीं है ना, मेरे ऊपर भी वार हुआ है। मैंने भी यूथ कांग्रेस में लाठियां खाई है महोबा में यूपी के अंदर। पूछने की हमारी कोई हैसियत नहीं है, पर मैं बताती हूँ आलोक जी बोलने दीजिए, मैं बताती हूँ हमारी कोई हैसियत नहीं है। नकार दीजिए, झूठा बोल दीजिए। सुनीत जी ने कहा है, मैंने एक भी आंकड़ा नहीं इस्तेमाल किया है इस डिबेट में, मैंने बस नाम लिया है, तो इसमें भी वो झूठ बोल रहे हैं, इसमें भी झूठ बोल रहे हैं। पर मैं वापस आ रही हूँ, मैं वापस आलोक जी से बोल रही हूँ कि आप हमारी हैसियत नहीं है, तो धन्यवाद उसके लिए। हमने मान लिया, मैंने मान लिया। किसने कहा है कि हैसियत है? हैसियत शब्द का इस्तेमाल मैंने नहीं किया। रूबिका जी इनको शांत कीजिए, ये जबरदस्ती स्पॉन्सर करके लोगों को मत बैठाया। आलोक जी हैसियत शब्द का किसने इस्तेमाल किया? आप जबरदस्ती हैसियत कर रहे हैं। पर सुनील जी आपने रिसर्च किया, मैंने धन्यवाद किया है आपका कि आपने अच्छा है मुद्दे को उठाया है, लेकिन हैसियत शब्द का किसने इस्तेमाल किया? मैं सुमित जी की बात कर रही हूँ, मैंने सुमित जी की बात कर रही हूँ, मैं खुद कह रही हूँ, मैं खुद अपने जिस मर्जी की बात मत आ गई हूँ। आलोक जी आप सुनिए ना, ये इनटॉलरेंस देके मैं अपने बारे में कह रही हूँ, आपके बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं अपने बारे में कह रही हूँ, किसी और के बारे में नहीं। मैं इज्जत करती हूँ लोगों की और जिंदगी की इज्जत करती हूँ। और नहीं मेरे नाम लेके अपने बारे में कुछ मत कहें। बारे में जो कहूंगी वो बोलूंगी मैं। हाँ जी, और मैं अपने बारे में कह रही हूँ कि मैं फिर से दोहराऊंगी कि मेरी हैसियत हो या ना हो, मैं खुद के बारे में कह रही हूँ सवाल पूछने की। पर वो बच्ची जिसके पिताजी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी की वजह से मरे हैं, उनका नाम ना याद रहे किसी को, आप उनको जवाब दीजिए। मैं चुप बैठूंगी अब से यहाँ। बोलिए आलोक जी, बच्ची है। अरे भाई कांग्रेस पार्टी के तो मैं कह रहा हूं कि तमाम हजारों लोग मारे गए हैं और हमने लड़ाई लड़ी है। अब एक बच्ची के पिता का नाम अगर नहीं पता है तो इसका मतलब नहीं है कांग्रेस उसके साथ नहीं खड़ी है। कांग्रेस पार्टी नहीं, चाहे वेस्ट बंगाल रहा हो चाहे केरल रहा हो, दोनों राज्यों में अगर इस तरह की लिंचिंग कहिए या इसको मॉब वायलेंस कहिए या हत्याएं कहिए, हमने ही लड़ाई लड़ी है।
ये तो पहली बार हुआ है कि आरएसएस के कुछ लोग अब वहां पर जिस तरह से राजनीतिक विद्वेष फैलता चला जा रहा है तो आरएसएस और बीजेपी फ्रंट में आए हैं। वरना आज तक किसने लड़ाई लड़ी है? वहां पर कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी है। लेकिन इसको आप जाति से जोड़ दें। राकेश सिन्हा बार बार दलित 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 का नारा लगाएं। अरे भाई, जितना आरएसएस का दलित प्रेम रहा है पूरे देश ने देखा है। आरएसएस का कभी प्रमुख दलित नहीं रहा है। और रूबिका जी, आपने भी दलित दलित कहा है। रूबिका जी, आप भी दलित ही दलित कर रहे हैं। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता मारा था उसकी जाति आपने नहीं बताई किसी को, लेकिन कम्युनिस्टों के अंदर दलित भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है। एक चैनल बना रहा है हिंदू वर्सेस मुसलमान, एक बना रहा है दलित वर्सेस रेस। ये गलत बात है, आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। इसको उस एंगल से देखा जाए। कौन सा डबल स्टैंडर्ड है बताइए? मैं कह रही हूँ रोहित वेमुला के मामले में आपको दलित याद आ जाता है। आरएसएस का कोई कार्यकर्ता जब मारा जाता है तब आपको दलित याद नहीं आते। उसकी हत्या दलित मुद्दे पर हुई थी। राजेश की हत्या इसलिए नहीं हुई कि वो दलित था। राजेश की हत्या इसलिए नहीं हुई कि वो दलित था। राजेश की हत्या आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल लड़ाई है। रोहित वेमुला को इसलिए उसको खुशी वाली जो मुद्दा था, रोहित वेमुला को जाति की वजह से मारा तो वो इंसाफ की लड़ाई हो जाती है। लेकिन अगर राजन को मारा जाए किसी और वजह से तो वो इंसाफ की लड़ाई नहीं होगी। उस पर आप बंद कर देंगे अपनी आंखें। प्रोफेसर सिन्हा, और ये मर्डर केस है। सुसाइड को मर्डर से डिफरेंस रखिए आप लोग। जिसको पकड़ा जाए कम से कम इतना तो सोच के पहले भी लड़ाई बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। मैं बिल्कुल आपकी बात से अग्री करती हूं, पर आप जाति का केस लेकर आए हैं तो मैं कह रही हूं कि चाहे वो सुसाइड हो चाहे वो मर्डर हो, जाति कहीं भी नहीं आनी चाहिए ना। फिर उसमें क्यों जाति आ जाती है और इधर जाति नहीं आती है? प्रोफेसर सिन्हा, ये जाति का भी पर्टिकुलरली एक आना है, एक चश्मा है कि अगर आरएसएस से जुड़ी हुई कोई जाति हुई तो भाई वो जाति कहीं और नहीं आने की है। फिर वो दलित दलित नहीं होगा अगर बीजेपी या आरएसएस से जुड़ गया। मुझे दो बात कहनी है और एक दूसरे पे सुन लीजिए, एक दूसरे पे चिल्लाने से कोई एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पाते हैं। मैं दो तीन बातें कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। त्रिवेंद्रम से केरल की दूरी 2237 किलोमीटर दूर है। प्रियानी विजयन त्रिवेंद्रम से केरल आके जुनैद के परिवार से मिलते हैं। अच्छा किया, बढ़िया किया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं स्वागत करता हूं। लेकिन उनके ऑफिशियल रेसिडेंस से राजेश के परिवार जो दलित परिवार है उसकी दूरी 7 किलोमीटर है। आदित्य उनका बेटा, आप देखिए मैंने हस्तक्षेप नहीं किया, आप सभ्य तरीके से डिबेट कीजिए, नहीं तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा, आप ही बोलिए। 7 किलोमीटर दूर है उनके घर से, वहां पर विजय नहीं गए। और मैंने दलित का मुद्दा क्यों उठाया बता रहा हूं। जब तक दलित कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों के नेताओं और विचारधाराओं के साथ रहे तब तक तो दलित अच्छे हैं। जैसे दलितों ने अपनी स्वायत्तता से, अपने विचार से, अपने मन से नई विचारधारा को चुनना शुरू किया, उसको मारना शुरू किया है। 4 दलित कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। वे कहां है जो मनुवाद का नारा लगाते हैं? वे कहां है जो मनुवादी करके दिल्ली में लंबे चौड़े जुलूस निकालते हैं? वे कहां है जो इंटॉलरेंस का नारा लगाते हैं? अवार्ड वापसी वाले कहां हैं? दूसरा पॉइंट, ये अवार्ड वापसी वाले कहां हैं? 2 दिन पहले दोनों हैं दलित। इसी टॉपिक पर वो दलित आइडेंटिटी है, वो दलित है, वो दलित है। बैठे थे तो राजेश दलित है। आप दलित का इंसल्ट मत कीजिए, आप दलित का इंसल्ट मत कीजिए। आलोक जी, आप दलित कार्यकर्ता क्या इंसल्ट कर रहे हैं? कीजिए, आरएसएस बंद करे। दलित की हत्या है, वो दलित कार्यकर्ता, परसों वो हिंदू कार्यकर्ता था, आज वो दलित कार्यकर्ता हो गया। अरे भाई, आरएसएस कार्यकर्ता था वो, उसकी बात करो। विचारधारा चुनने का क्या दलित को अधिकार नहीं है? 2 दिन पहले एक चैनल पर आप ही ने एक बार भी दलित नहीं कहा। उस दिन वो हिंदू था, आज वो जो है वो दलित हो गया है। रोज नए चैनल पे नया ट्विस्ट देते हैं। राजनीतिक लड़ाई है, हम भी लड़ रहे हैं, हमारे लोग भी मारे। राहुल गांधी क्यों नहीं गए? राहुल गांधी ने क्यों नहीं ट्वीट किया? आज ये बुद्धिजीवी, अरे राहुल गांधी के ऊपर आरएसएस के गुंडे और बीजेपी के गुंडे जो है वो पत्थर मार रहे हैं और कह रहे हैं राहुल गांधी क्यों नहीं गए? आप यूपी में इतनी डेथ हो गई, कितनी जगह गए हैं? बताइए ना, अरुण जेटली साहब यूपी में 100 के करीब डेथ हो गई। अगर बीजेपी या आरएसएस की तरफ से राहुल गांधी पर कोई अटैक करता है तो उसकी हत्या हो जानी चाहिए। तो फिर आप अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे। आलोक जी, मेरा सवाल तो आज आपसे यही है, दलितों के साथ ऐसा क्यों है कि हत्या? नहीं सुनिए
अरे सर, मेरा 17 सवाल महीने में बहुत 17 सिंपल है। मर्डर इनके आरएसएस के बाकी आलोक लोगों के जी। हुए, कम्युनिस्टों के भी मर्डर हुए, वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भी मर्डर हुए। आलोक जी, कितनी बहस की है जी न्यूज़ में बैठकर यहाँ मेरा पर? सवाल आप लोगों बताइए। से ये है कि यहाँ अगर अखलाक की मौत होती है तब तो अवार्ड वापसी हो जाती है। किसी एक पर्टिकुलर धर्म से जुड़े किसी शख्स की हत्या या मर्डर होती है या लिंचिंग होती है, तब आपकी रूह और आपका खून खोल उठता है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई आरएसएस का आइडियोलॉग है, अगर वो आरएसएस को पसंद करता है, अगर वो बीजेपी को पसंद करता है, तो क्या उसकी हत्या हो जाना ठीक है? उस पर किसी तरह का कोई आक्रोश या विरोध प्रदर्शन या जुलूस नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक हत्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की हत्या नहीं होनी चाहिए। ये जो राजनीति वाले ये वोट के लिए लोगों की हत्या को भी वोट के लिए देखते हैं, जहां इनको वोट मिलेगा वहीं नाम लेंगे। वोट के लिए हत्या? आप लोग राजनीति कर रहे हैं वहां पर, आपकी पॉलिटिकल लड़ाई है, वोट के लिए आप लोग वहां पर मर रहे हैं। राजनीति करते हैं, ये तो कोई लड़ाई नहीं, आप उसको पूछ मत कीजिए, मारे जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी आरएसएस मारे जा रहे हैं। ये बीजेपी आरएसएस से डरे हुए हैं, ये बीजेपी आरएसएस मारे जा रहे हैं, अपने वर्कर की चर्चा नहीं कर रहे। इनके कांग्रेस के लोग भी मारे जा रहे हैं, मुस्लिम लीग के लोग मारे जा रहे हैं, आरएसएस वाले कह रहे हैं, चुन के बीजेपी आरएसएस के लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इनको टॉलरेंस नजर नहीं आता, अवार्ड वापसी नहीं होती, इनको हर बात पे अखलाक, औरंगजेब यही सब याद है, इनको अपने वर्कर का नाम याद नहीं। इनकी वर्कर की भी हत्या हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई डेलीगेशन नहीं गया। आप बता और हमारा डेलीगेशन चला गया। आपका राजेश के अलावा 4 वर्कर हमारा वर्कर है। जनवरी और फरवरी में आपके जो 2 लोगों का मर्डर हुआ था उनका नाम आप बता दीजिए। तैयारी से आते हैं मिस्टर शर्मा, हमारे पास पुलिस तो मेरे पास आते हैं, आप बता दीजिए ना यार कि अगर ये राजनीति होगी, केरल के अंदर कांग्रेस भी समाप्त होगी और कम्युनिस्ट पार्टी भी समाप्त होगी। केरल के अंदर भी अब बीजेपी का झंडा लहराएगा, क्योंकि वहां की जनता ने तय किया। आप दोनों मैच फिक्सिंग है, आप दोनों देख लेते हैं बीजेपी को कैसे हराना है। जो बीजेपी को हराएगा, कम्युनिस्ट और कांग्रेस के लोग मिल जाते हैं। आपका एक ही काम है, ताकत से घबराए डरे सहमे लोग हैं। ये सियासी पार्टी नहीं है, ये बीजेपी से डरे और घबराए हुए लोग हैं। अभी ट्वीट किया, सुनिए सर, अरुण जेटली ने अभी ट्वीट किया कुछ देर पहले। सुनीत साहब रुक जाइए, आप रुक जाइए, आपको सिर्फ एक नाम याद है। कुछ नहीं, इनके बाद वहाँ पिछले 65 सालों में 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर हमले हुए हैं। आपको सिर्फ एक नाम याद है। मैं यही तो कह रही हूँ, ये दोगली राजनीति क्यों सर? जिस तरीके से किसी का सर काट दिया जाता है, किसी को जिंदा जला दिया जाता है, किसी के साथ इतनी बदहुरमती की जाती है कि रूह कांप जाए, और आपको पॉलिटिक्स की पड़ी है सर। अरे आइडियोलॉग, अरे वो किसी भी विचारधारा से जुड़ा आदमी क्यों ना हो, है तो इंसान। कांग्रेसियों ने क्या किया? ये कांग्रेस कहाँ के सेकुलर? सुनीत साहब मत चीखिए आप। राजन सुब्रमण्यम सत्यन जय कृष्णन, आपको पता है कैसे मारा गया? सुनीत साहब पता है आपको कैसे मारा गया? सेकुलर हो जाते हैं। विष्णु ने क्या बताया है? विष्णु 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 बस एक नाम रटा हुआ है आपने। आना है रूबिका में आऊंगी। सिर्फ एक नाम रटा हुआ है सुनीत साहब आपने। एक और नाम लगा, राजन सुब्रमण्यम सत्यन, आप इन चारों के नाम कैसे भूल सकते हैं? जला दिया, जिंदा जला दिया सर काट दिया किसी का। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, परिवार है उनके। कितने जिंदा जलाए गए? एक नाम याद है, एक नाम याद है गुजरात का। बस वहीं पर अटक जाती है आपकी गाड़ी, और उसके बाद उस पर्दे में आप कुछ भी कर सकते हैं। अरे थोड़ा सा जोड़िए, हजारों लोग मार दिए गए। अद्वैता बंगाल में कोई बचा नहीं। सुनीत साहब थोड़ा सा अपनी आत्मा को झकझोरिए खुदा के वास्ते। आपकी पॉलिटिक्स होती रहेगी, इस तरीके से इंसानों को खत्म मत कीजिए। विचारधारा की लड़ाई विचारधारा से लड़िए, चाकू से नहीं, हथियारों से नहीं। अद्वैता मैं आ जाऊं, ये लोग तो नक्सल को मदद करने वाले लोग हैं, ये माओवादियों को मदद करने वाले लोग हैं, ये तो हत्या की राजनीति करवाने वाले लोग हैं। अद्वैता कह रही है चलिए आरएसएस की बात नहीं करते। कौन है ये?
आरएसएस शब्द से आरएसएस की बात नहीं, आरएसएस की बात नहीं करते। हाँ चलिए, आरएसएस की बात नहीं करते। एक सेकंड आरएसएस की बात नहीं। की कहानी आपके मुंह से सुनिए सुनीत साहब, सुनिए अद्वैता जी, आरएसएस की बात नहीं करते, छोड़ते असलम की बात करते हैं, जो 2016 में मारा गया। वो माइनॉरिटी का है, ये बड़े सेक्युलरिस्ट है, बहुत ही सेक्युलरिस्ट है, ये बोलने नहीं दे रहे रूबिका जी। ये इतना डरते हैं एक महिला की आवाज से, इतना डरते हैं एक महिला की आवाज से, एक महिला जिसके हाथ में एक कलम है, इससे ये इतना डरते हैं कि इनका अखबार जो इनका अखबार जो है देश अभिमानम, जो देश अभिमानम इनका अखबार है रूबिका। और मैं ये बोलना चाहती हूँ, और मैं रिकॉर्ड पे बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई कल मेरे साथ कुछ हुआ तो मैंने इस चैनल पे मैंने बोला है, मलयालम में आता है देश अभिमान या देश अभिमानम करके, इसमें इनके जर्नलिस्ट का नाम सजित है। ये 2-4 हफ्ते पहले मेरे बारे में लिखा गया, मेरे कैरेक्टर को असैसिनेट किया गया, बोला गया कि मेरे लेखन की वजह से अटैक्स हो रहे हैं इनके लीडर्स पे। सब गलत। ये अगर इतने इररेलेवेंट नहीं होते मैं इनको डेफेमेशन के लिए स्यू करती। पर मैं रिकॉर्ड पे बोलना चाह रही हूं कि ये सिग्नलिंग ऑफ वायलेंस अगेंस्ट मी हैज बीन पुट ऑन पेपर, इट हैज बीन रिकॉर्डेड, एंड इफ समथिंग हैपेंस टू मी, this is proof and I have said it on this show. I have put my personal life at risk और मैं ये बोल रही हूँ इस शो पे। और आरएसएस को छोड़िए आरएसएस को, असलम की बात करिए जो पिछले साल मारा गया, उसको रिहा किया था कोर्ट ने, पर कोर्ट का तो कुछ मतलब ही नहीं है वहां। कैंगरू कोर्ट लगता है, जैसे शकूर के लिए लगा था कैंगरू कोर्ट, अब्दुल शकूर के लिए 2012 में 19 साल का बच्चा, उसके लिए भी कैंगरू कोर्ट लगा था। और कैंगरू कोर्ट ने डिसाइड किया कि इनको मरना चाहिए क्योंकि ये गिल्टी है, क्योंकि पार्टी ने डिसाइड किया है कि ये गिल्टी है। असलम को मारा गया हाल ही में 8 महीने पहले, उसका नाम ले लीजिए, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को छोड़िए, उसके बारे में बात कर लीजिए। मैं विनती करती हूं आपसे, इसको रोकिए। बंगाल में ये हो रहा था, अब यहाँ पे केरल में हो रहा है, इसको रोकिए। देख लीजिए क्या हो रहा है। तो जो लाल झंडा नहीं पकड़ेगा वो इनका दुश्मन है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, इनका मतलब यही है। जो लाल झंडा नहीं पकड़ेगा, ये लोग, मेरे पास आखिरी कुछ ये तो केरल में कॉम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं साहब। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग केरल के अंदर सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। कह सकते हैं कि केरला में जिस तरीके की लिंचिंग हो रही है उसे लेकर कांग्रेस कुछ बड़ा करेगी या फिर आप चुप्पी साध लेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कांग्रेस में ही आज तक जब भी इस तरह की हत्याएं हुई हैं, कांग्रेस ने ही सबसे पहले उनके खिलाफ झंडा बुलंद किया है। और कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता वहां पर मरे हैं, आज तक किसी पार्टी के नहीं मरे हैं। जहां तक बात, अब सुन लीजिए ना मैडम, रूबिका सुन लीजिए ना, रूबिका प्लीज। देखिए, मैं समझता हूं कि वहां का प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी जब इस तरह की घटनाएं हुई हैं, अपना जो लोकतांत्रिक तरीका है वो पूरा अपनाया है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हम वहां पर जाकर किसी तरह से गलत कोई काम करेंगे, हम नहीं करेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से किसी की भी हत्या हुई है, हम उसका विरोध करते हैं। हत्या है, चाहे वो आरएसएस के आदमी की हो, चाहे वो कम्युनिस्ट की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, लेकिन उसको दलित का आवरण दे देना, उसको मुसलमान का आवरण दे देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आइडियोलॉजिकल लड़ाई है कम्युनिस्टों की, आरएसएस की। मैं समझता हूँ कि उसको आइडियोलॉजिकली पॉलिटिकली निपटा जाए, उसमें हिंसा का कहीं पर स्थान नहीं। वहां पर हो रही है केरल में, आप लोग सब बाहर निकल जाइए। मैं चैलेंज करती हूँ आपको, मैं कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करती हूँ, कीजिए, आप बाहर निकलिए ना, विरोध प्रदर्शन सारे आपके यूथ विंग के कार्यकर्ताओं से कहिए कि निकले बाहर। मैं समझता हूं कि प्रोफेसर सिन्हा, एंकर, आखिर में प्रोफेसर सिन्हा मैं आपके पास आ रही हूं। हेलो, जल्दी से जी। मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह जो हत्या का पैटर्न है वो सिर्फ दलितों को कॉर्नर करने के लिए है, दलितों को आतंकित करने के लिए है कि वो अपने अनुसार से राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का चुनाव ना करें, विचारधारा का चुनाव करें। यह पर्पसली दलितों पर अटैक है। संघ के स्वयंसेवक थे लेकिन दलित थे, दलित बस्ती में शाखा लगाते थे। और अंतिम बात मैं आलोक जी कहना चाहता हूं, यदि डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो 9 तारीख को 9 अगस्त को आइए,
जंतर मंतर में हम लोग 5 बजे इकट्ठा हो रहे हैं इस मार्क्सवादी गुंडागर्दी के खिलाफ हम इकट्ठा हो रहे हैं। आइए, ये किसी पार्टी का नहीं है, बुद्धिजीवियों का प्रदर्शन है। आप आइए, प्रोफेसर सिन्हा, मैं ये कह रही हूँ कि सन 2000 से 2016 में अगर बीजेपी 31 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है तो सन 2000 से लेकर 2016 तक सीपीएम से जुड़े 30 कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है। कुल मिलाकर ये जो मर्डर पॉलिटिक्स है वहां आइडियोलॉजिकल साफ तौर पर नजर आ रही है। ये एक तरफा होता तो सीपीएम के कार्यकर्ताओं का आंकड़ा भी इस तरीके से ऊपर नहीं जा रहा होता। 30 उनकी भी हत्या का आंकड़ा 30 है और आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या का आंकड़ा 31 है। इस पर केंद्र सरकार को जल्द से जल्द किसी तरह का कोई तो सुमोटो लेना ही होगा।